मेरे को तो चूरू वालों ने सब कुछ दे दिया भाई। जब बेटी दे दी तो इससे बड़ा मेरे को क्या चाहिए बताओ। ये गंगानगर वालों को लेके आया हूँ, 2 फूल सी बेटियां हमको दे दी, तो मैं समझता हूँ मैं तो चूरू का जिंदगी भर नहीं, मैं तो बच्चों को भी कह के जाऊंगा चूरू का ध्यान रखना, एहसान मानना भैया। तो चूरू और गंगानगर को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। आप हमारे मारवाड़ी में कहावत है, आपका मुंह वैसे जो आप बोलोगे उसके ऊपर कोविड करेगा। क्यों कि आपने शिक्षा के लिए मांग रहे, बच्चों के लिए पार्क स्कूल के लिए आपने कहा, तो आपने बच्चों की शिक्षा के लिए कहा। मेरे से कोई जमीन आवंटन थोड़ी मांगा आपने कि ये जमीन दिला दीजिए मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, नहीं। हम सब मिल करके अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तालीम दें, अच्छे हमारे आने वाला भविष्य बने, यही तो हमारी ख्वाहिश है। कार्यक्रम बहुत है, हो सकता है आप सबको भी लग रहा होगा कि आप तो पहले से वर्कशॉप में बैठे हैं, मुझे भी जाना है, लेकिन मैं एक बात और कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं राजनीति के कारण से हूं आज शिक्षा मंत्री, इसलिए राजनीति की बातें तो चलेंगी, और जब राजनीति की बातें चलती हैं तो उसके ऊपर अगर चर्चा नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता है। अभी रीट एग्जाम हुई, 30,000 का जो पेपर जो सिलेक्शन होने हैं बच्चों के, उसके अंदर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ। आप देखिए पहली बार राजस्थान में एक बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया कि हमारा सब बच्चे फ्री होंगे, जो भी परीक्षा देने जाएगा चाहे वो किसी भी विभाग का हो, वो बच्चे सब राजस्थान के रोडवेज में फ्री होंगे। लेकिन जब हमने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें 25 लाख बच्चे हैं, 16 लाख बच्चे आना जाना करेंगे, तो 16 लाख बच्चे आए जाएंगे तो राजस्थान रोडवेज की बसें पर्याप्त नहीं है, और इसके लिए कई करोड़ रुपए हमें प्राइवेट में देने पड़ेंगे। 1 सेकंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि चाहे प्राइवेट बसें अधिग्रहण करो, एक भी बच्चे को आने जाने में पैसा नहीं लगना चाहिए। और उसके साथ में एक अपील भी उन्होंने की कि जो भी बच्चा आ रहा है, जहां भी रहने की, खाने की, ठहरने की, उसको सेंटर बताने की व्यवस्था कीजिए। तो मैं समझता हूं कि वो आप सब लोगों ने जिम्मा संभाला, समाज के जो समाज सेवी हैं, जो भामाशाह हैं, जो एनजीओ हैं, उन्होंने वो जिम्मा संभाला। और आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कृष्णा जी जो लोग गए, आप पूछिए हरियाणा आपका पियर है, वहां के लोग कह रहे हैं हमने तो आज तक ऐसा देखा ही नहीं, और मेरा शब्द नहीं है ये रीटोत्सव, मैं तो रीट की परीक्षाएं बताता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश और बिहार और हरियाणा के बच्चे और बच्चियों ने जब ये जाते वक्त कहा कि हमें तो ये लगा कि ये रीटोत्सव है, परीक्षा नहीं है, इतना बड़ा हमारा जो स्वागत हुआ है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हमारे लिए हुई है, तिलक लगा करके बेटियों को परीक्षा के लिए वहां के लोगों ने और महिलाओं ने रवाना किया परीक्षा केंद्र के लिए। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, और सरकार ने कड़े फैसले लिए। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भी इसमें दोषी पाया जाए, जो व्यक्ति भी गड़बड़ करे, चाहे वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी कितना भी बड़ा हो, अगर वो करता है तो उसकी सेवा से बर्खास्त होनी चाहिए। और आपने देखा 1 सेकंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपका प्रस्ताव पारित है, अगर कोई भी पाया जाएगा तो हम लोग उसको बर्खास्त करेंगे। और हमने तो टकाटक 1 मिनट में जिनके भी हो गए। गलत बात, जब मेरा भाषण अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा लग रहा, तो वो काम करेंगे। तो हमने 1 मिनट में फैसला किया कि उसको बर्खास्त किए और उनका निलंबन कर दिया गया है। अब कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें, पर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं करने धरने को तो आज की तारीख में कुछ है। 25 में से 25 सांसद हैं, आप कितने लोग बैठे हो, तो भी एक आदमी बता देना, अगर एक फूटी कोड़ी उनमें से कोई लाया होगा आप बता देना। एक फूटी कोड़ी लाए नहीं, एक बड़ी योजना ने एजुकेशन पॉलिसी दी है, आप बता दीजिए, आप शिक्षक हैं, एजुकेशन पॉलिसी तो कह दिया कि मोदी जी ने 1986 की राजीव गांधी जी की एजुकेशन पॉलिसी को बदल करके मोदी एजुकेशन पॉलिसी कर दी, कोई बात नहीं, कर दो। लेकिन उसके बाद में एक फूटी कोड़ी नहीं थी, 1 रुपया फूटी कोड़ी नहीं थी, 1 रुपया नहीं दिया इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो 25 में से 25 सांसद कुछ नहीं दे रहे, बेहतर के बेहतर लोग कुछ नहीं कर रहे, विपक्ष की भूमिका में इनको बैठाया था वो लोग कुछ नहीं कर रहे, और क्या कह रहे हैं, पेपर आउट हो गया।
पेपर आउट हो गया। अरे किसने किया? तो पेपर आउट हो गया, नहीं हो गया, आपके पास में मैं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के लोग या कोई भी व्यक्ति राजस्थान का जो ये जानकारी रखता हो कि इस व्यक्ति ने, इस आदमी ने, नेता ने, इस कर्मचारी ने, इस व्यक्ति ने कोई भी रीट के परीक्षा के अंदर कोई गड़बड़ी की हो, उसका आप नाम बताइए, उसकी ये सरकार जांच कराएगी और अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये दहशत का माहौल फैला करके राजनीति करने वाले लोग ये चाहते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार 21,000 बच्चों को नौकरी नहीं दे, उनके परिवार में खुशियां नहीं आए। तो ये कोई आज होगा, कल होगा, कान खोल के सुन लीजिए। दुलाचंद कटारिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी और दूसरे जितने भी सतीश पूनिया जी, मुझे आप के यही के हैं भाई, पूनिया होंगे, पूनिया है तो बात तो कायदे से करनी पड़ेगी, उनको भी करना पड़ेगा। वैसे स्वागत है, सम्मान है उनका। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि देखो हमने कह दिया इसलिए 21,000 बच्चों को नौकरी नहीं दो, तो मैं आपको साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूं, राजस्थान में अशोक गहलोत की लोकप्रिय सरकार है। हम लोग उन 21,000 बच्चों को नौकरी देंगे जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिन्होंने मेहनत की है। निश्चित रूप से अगर आपकी कोई गिला शिकवा है, आपके पास ऐसी कोई सूचना है, आप देखिए जहां जहां भी सूचना मिली FIR लोड हुई, 20 से ज्यादा FIR लोड होगी, SOG लगी हुई है, जांच कर रही है। जहां तक भी एक से लेकर के जितनी जगह भी अगर कोई किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाएगी या पेपर की बात पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आप बताइए तो सही तथ्य तो बताइए। ऐसे ही राजनीति करने लगे कि रीट का पेपर आउट हो गया इसलिए रीट की परीक्षा दोबारा करा दो। आप समझ सकते हो 15 लाख बच्चे हैं, उसमें से 1 लाख बच्चे यानी 21,000 की भर्ती होनी है तो 3 गुना मान लो 1 लाख बच्चे थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, मेरी कितनी रह जाएगी, मेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मान लीजिए 10-10, 5-5, 15-15 ट्यूशन नहीं कर पाए। वो अगर बच्चे ये कहने लग जाए कि दोबारा करा दो, पेपर आउट हो गया, तो क्या दोबारा करा देगी सरकार? क्या कराए कभी इन्होंने? हाँ, हमारी अगर सरकारी एजेंसी, अगर हमारी SOG, हमारी राजस्थान की पुलिस अगर ये पाती है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से उस दिशा में फैसला लिया जाएगा। लेकिन केवल राजनीति करने वाले लोगों के कहने से उन 21,000 बच्चों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में हम नहीं होने देंगे। ये मैं साफ और स्पष्ट आपको कह देना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से आप समझना पड़ेगा इन चीजों को, ऐसे ताकतों को समझना पड़ेगा। कहते कुछ है, करते कुछ है, अपने आप को बताते हैं क्या क्या बताते हैं। राजनीति का ज्यादा है नहीं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत नहीं बोलूं तो मेरे स्वभाव के विपरीत बात जाएगी। यह छोटा सा तो बात तो कड़ी खड़ी करता है, आज ऐसे कैसे कर गया, तो मेरा जरूरी था क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री हूँ और हाल ही में इतना शानदार रीट का एग्जाम हुआ है और सब लोग उत्साहित हैं कि यार राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छे फैसले किए, कड़े फैसले किए। एक तरफ तो मेरे को बधाई देते हैं कि आपने जो टीचर्स के नाम आए FIR में उसको तुरंत निलंबित कर दिया, आपको बधाई हो। और दूसरे दिन कहते हैं आपने को तो राजनीतिक माइलेज लेना है, ये कहना नहीं है सरकार ने अच्छा काम किया, रीट अच्छी कराई, अपने को तो यही कहना है जिससे हमारे वोट पक्के हो। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर लड़ाने की बात करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि राजस्थान में जिस तरीके से कोरोना मैनेजमेंट का काम हुआ, जिस तरीके का बजट शानदार पेश हुआ, जिस तरीके का बजट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, राजस्थान में पहली बार आपने देखा होगा कि किसान के लिए कृषि का अलग से अपनी बात बजट होगा जब फरवरी और मार्च में आएगा। ये कर सकते थे, कर देते, कौन मना कर रहा था? आज के दिन में मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी तक पश्चिम अमेरिका गए, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी को आकर के प्रेस को ये बताना चाहिए था, देश को ये बताना चाहिए था कि जो चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है उस जमीन को हम कब छुड़वाने जा रहे हैं, अमेरिका का इसके ऊपर क्या रुख है। ये बात करने के बजाय 10 बजे फ्लाइट से उतरे, नाश्ता किया, 10:30 बजे सेंट्रल विस्टा देखने के लिए गए। मोदी जी इंजीनियर थोड़ी है, वहां पर मुझे पता लगा मैंने कि 1,000 इंजीनियर काम कर रहे हैं वहां पर। कितने? 1,000 इंजीनियर, क्योंकि 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जब देश के नामी गिरामी 1
अच्छी लग रही है, सीढ़ियां अच्छा लग रहा है, देश के प्रधानमंत्री का काम है क्या? लेकिन वो तो मुद्दे बैठाने के मास्टर आदमी हैं। अगर कोई मुद्दे बैठाने का, अगर कोई विश्व खिताब अगर किसी को मिले तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे कि 70 साल में कांग्रेस ने हिसाब ले दिया, मैं 5 साल में दे दूंगा, वो 7 साल कुछ महीने होने के बावजूद एक दिन भी देश की मीडिया के सामने आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये नहीं बताया कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, जीएसटी से क्या फायदा हुआ और दूसरे जितने भी ये योजनाएं हैं उससे क्या हुआ। प्रधानमंत्री के फंड जो है उससे लोगों को क्या लाभ मिले, कितना पैसा आया। राजनीतिक पार्टी के रूप में लोकपाल के दायरे में लाने वाले देश के प्रधानमंत्री जी आज पीएम केयर फंड को भी हिसाब बता नहीं रहे हैं। ऐसा कानून पारित कर दिया कि आप पूछ ही नहीं सकते कि पीएम केयर फंड में क्या आया क्या गया। देश के तमाम नामी गिरामी कंपनियों के सीएसआर का पैसा देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने जानबूझ करके, धमका करके, डरा करके, मेरा आरोप है उनके ऊपर मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने वो पैसा पूरा पीएम केयर फंड में ले लिया। और अब आनंद है, कोई पूछने वाला है नहीं, ऑडिट है नहीं, लोकपाल के दायरे में है नहीं, हिसाब किसी को देना है नहीं, केवल कांग्रेस को कोसना है, दूसरा काम करना नहीं है। तो मैं समझता हूं ऐसे लोगों को समझने की आवश्यकता है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, पॉलिटिकल बात भी करूंगा, विभाग का मुखिया हूं, विभाग की बात भी करूंगा, लेकिन आप सब लोग चूरू वालों से कहना चाहता हूं, अरे एक बार तो मणि फेर के देखो, फिर देखो राज का मजा क्या हो। समझते बात? ये जो विशेष लड़कों को वहां खड़ा करके ये कर रहे थे ना, झुनझुन, इससे गोविंद सिंह डोटासरा डरने वाला नहीं है ना घबराने वाला बात। ये तो चलता रहता है, ये तो टीका होता है बातें के ऊपर जिससे टोक नहीं लगती है। तो मैं सड़क में आया हूं तो मेरे पर टोक नहीं लगे, चूरू वालों ने अच्छी व्यवस्था की थी, मैं उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति में राजनेता जनप्रतिनिधि वही है जो जनता के मुद्दों को आवाज देता है, जनता के मुद्दों को समझता है और उसको हल करने की ताकत रखता है और काम करता है, विकास के काम करता है। हमने शिक्षा विभाग में अगर काम नहीं किया होता तो जो क्वालिटी एजुकेशन में आप लोगों ने काम नहीं किया होता तो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन में राजस्थान कैसे आता। पीजीआई की जो ग्रेडिंग हुई उसमें आप बताइए कि हम 13वें नंबर से B+ पे 20% 20 अंकों का उछाल कैसे आता। हमारे सरकारी स्कूल में 5 लाख का नामांकन कैसे बढ़ता, 1850 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आता, पहली साल में 1260 विद्यालय क्रमोन्नत कैसे होते, इंग्लिश मीडियम में 71,000 का एडमिशन कैसे होता, ये कैसे होता, एनुअल फंक्शन कैसे होते। कोरोना में जिस प्रकार से रेडियो दूरदर्शन केंद्र के उपक्रम थे, हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश था जिसने उनको ये मजबूर कर दिया कि आप चाहे पैसा ले लो लेकिन ये हमारी जनता की गाड़ी कमाई से बने हुए उपक्रम है दूरदर्शन और ये रेडियो, इनकी सुविधाएं आपको हमारे बच्चों को कोरोना काल में पढ़ाई के लिए देनी पड़ेगी। और राजस्थान में हिंदुस्तान में पहला स्टेट रहा जहां पर रेडियो दूरदर्शन से आपके और हमारे गरीब के बेटे पढ़े। ये काम करने की आवश्यकता है, बातों से कुछ नहीं होता, जो काम करता है उसका काम होता है। अगर रमेश पुनिया जी और आप सब मिलकर के राजस्थान में चूरू में अच्छा काम नहीं करते तो बार बार चूरू को बारिशों से क्यों मिलता है। पहले भी मिला है, आज भी मिला है, मेरे आने से पहले भी आप लोगों ने अच्छा काम किया तो अच्छा हुआ है। अगर नहीं दिलाता तो मैं सीटर को दिला लेता, सीटर को कैसे नहीं दिला पाया। तो आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति काम करता है उसकी चर्चाएं भी होंगी। इसलिए आप सब आए और पुनिया साहब मैं तो आपके दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करता हूं। आपके पूरे परिवार को जिस तरीके से आपने एक सांचे में डाल करके एक जो खूबसूरत माला आपने पिरोई है और समाज को जो पढ़ा करके बच्ची और बच्चे में जो फर्क नहीं करके जो एक उदाहरण आपने पेश किया है, मैं समझता हूं ये संदेश आपका सब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जाएगा और लोग इस दिशा में काम करेंगे कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, हमको सबको पढ़ाना है, अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है और आगे बढ़ाना है। तो मैं आपको काफी बोल चुका, आगे भी अपने प्रोग्राम है, आपको भी लग रहा होगा कि साहब नेता के क्या है, तो 2 चीज है, एक तो श्रोता ढल के आ जाए, शांति से सुनने कटर नहीं रहे, और
और ये माइक ठीक ठाक हो, ये माइक जवाब दे जाए तो भी नेता को मजा नहीं आता। तो उसके बाद में तो उसका भाषण तो देखो उसके बस में नहीं रहता है। और मैं तो बहुत स्पष्ट कहने वाला हूँ, अभी एक वो लगा रहता था, क्या लगा रहता है, एक नाती का पाड़ा पॉपुलर है ना अपना डायलॉग, नाती का पाड़ा। क्या थी नाथी बाई पाली के जिले में एक महिला थी जिसकी शादी हो गई। शादी के 6 महीने के अंदर अंदर या 12 महीने के अंदर उनके संतान होने से पहले उनके पति का देहांत हो गया। पति का देहांत हो गया, लेकिन वो घर छोड़ के नहीं गई, अपनी खेती बाड़ी घर का काम करती रही, समाज की सेवा करती रही। और कोई भी व्यक्ति उसके पास आता तो जो उसके पास धान धन दौलत पशु मवेशी जो सामान भी होता वो उसका हिसाब नहीं रखती थी। भैया ले जा, तेरे को चाहिए जितना काम में ले ले, तेरे पास बता हो तो अधिक हो तो वापिस दे देगा। वो कभी हिसाब नहीं रखती थी और एक बहुत ही अच्छी समाज सेविका रही और उसका नाम आज भी अमर है, वर्षों तक रहेगा, गूगल पे भी पड़ा है। मेरा कहने का मतलब है, आज भी कह रहा हूं कि आपको जो तनख्वाह मिलती है, आपका जो सिलेक्शन हुआ है, वो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बेटे और बेटियों के भविष्य सुधारने के लिए हुआ है, न कि 1 लाख रुपए तनख्वाह देके हिसाब नहीं लेंगे। ये नहीं है। जो जिसको जो काम सौंपा गया है, जिसको जो तनख्वाह दी जाती है, जो जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करना पड़ेगा और उसका खाता सरकार के पास रहेगा कि भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया। आपको पता है कि जिसका 70% या 75% रिजल्ट नहीं है तो प्रिंसिपल को नोटिस देते हैं, कार्रवाई करते हैं। इसका मतलब यही है कि आपको पढ़ाने के लिए तनख्वाह दी जाती है, आपका अपॉइंटमेंट बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दिया गया, आपने वो काम नहीं किया इसलिए आपको नोटिस मिला। ठीक है कि नहीं? तो ये कहने का मतलब है, इनके कहने से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज यार ताजा होगी, वो एक पोस्टर मैंने उधर देखा था, एक बच्चा हाथ से निकाला खड़ा था कोने के ऊपर, तो मुझे लगा यार अच्छी बात है, मुझे मेरी बात कहने का इस व्यक्ति ने मौका दिया है, तो मैं उसको भी धन्यवाद दूंगा जिसने टेस्ट किया नाती का बड़ा नहीं देगा। तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग आए बहुत अच्छे तरीके से। एनएस में आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर है। मैं एज ए शिक्षा मंत्री आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब रिजल्ट आए इसका, तो हम देश में नंबर 1 होने चाहिए। ये संकल्प लेकर के आज की इस वर्कशॉप से अगर हम जाएंगे तो मैं समझता हूं मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और पूनिया जी, आपको, आपकी श्रीमती जी को, सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने आराम से पूरा जो शिक्षा जगत में समय बिताया, अच्छे आपने नाम किए। कुछ दिन पहले 1-2 दिन अखबार में जरूर आ गई थी कि साहब इनकी पदोन्नति ऐसे होगी वैसे होगी, ऐसे होती है क्या कोई पदोन्नति? कोई करने देता है क्या? फिर तो मैं फिर सेक्रेटरी बना दूं, उनको डायरेक्टर बना देता। ये सब फालतू की बातें हैं। जिसमें दाम होता है, जिसका कैटेगरी में नंबर आता है, जो योग्य होता है और जो प्रायोरिटी में होता है, उसी को वो चीजें मिलती हैं जिसका वो हकदार होगा। तो ये सब चीजें आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास रहते हो ऐसे मैं निवेदन करूंगा संस्थान में डायरेक्टर आपका। वो मंडेलिया साहब कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वो इस पूरे प्रमोद कर देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। निवेदन आपसे, कल आपका जन्मदिवस भी है, चुरू पूरा चुरू आपको जन्मदिवस की अग्रिम बधाई भी देना चाहता है। मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सुभाष लांबा, इनका सम्मान करेंगे श्रीमान रमेश जी। और मैं निवेदन करूंगा श्री विशाल मंत्री से कि वो अभिनंदन